एक टाइम में मैंने सोचा भी मैंने क्यों ज्वाइन किया, कि मैं प्लास्टिक उठाने के लिए ज्वाइन किया क्या, बट अब रियलाइज़ होता है कि वही एनएसएस है जिसने मुझसे प्लास्टिक भी उठवाया है और उसी एनएसएस ने मुझे राष्ट्रपति भवन तक। सडनली जब मेरी परेड प्रैक्टिस शुरू हुई, मुझे याद है कि मेरे पैर सुन्न हो गए थे। मैं प्रैक्टिस करती थी, सुबह 4 बजे हम विजय चौक पहुंचते थे, सुबह 9 बजे तक प्रैक्टिस करते थे। एवरी डे वी यूज्ड टू प्रैक्टिस फॉर 8 आवर्स। ख्याल नहीं आया ऐसा कि मतलब सोचा हो आपने कि बस अब शायद मैं नहीं कर पाऊँ, उस पॉइंट पर आप पहुँच गए हों कभी परेड करते टाइम या कभी काम करते टाइम कि आपने कहा नहीं बस? हर दिन सोचती थी, हर हर दिन दिन यही ख्याल सोचती आता थी कि था। अब क्यों कर रही हूँ मैं ये, क्योंकि मैं वापस आती थी और मैं क्रेप बैंडेज से अपना पैर बांध लेती थी, क्योंकि मेरे बहुत पैरों की दर्द हड्डियाँ टूट चुकी थी। मेरे परेड करते करते मेरी बाजुएं, मेरे हाथ दर्द टूट करते चुकी थे। थी। जम्मू की लड़की जिसको रिसेंटली अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है वो सम्मानित किया गया। मेरे साथ इस समय सृष्टि कौल हैं। एनएसएस वॉलंटियर के तौर पर इनको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया हाल ही में राष्ट्रपति भवन में। ये जर्नी कैसे रही, कैसे एनएसएस इन्होंने ज्वाइन किया, सारा आज सृष्टि से बात करेंगे। सृष्टि, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको पूरी टीएसएल की टीम की तरफ से कि एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है आपको इतनी छोटी उम्र में मिली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताएं कि ये जो एनएसएस का सफ़र है ये कब से शुरू हुआ? स्कूल टाइम से शुरू हुआ, यूनिवर्सिटी टाइम से शुरू हुआ, कॉलेज टाइम से शुरू हुआ? तो मैं 2017 में, जब मैं गांधीनगर कॉलेज में थी, जिनका अब नाम पद्मश्री पद्मा सचदेव पीजी कॉलेज फॉर विमेन है, वहाँ पे जब मैंने एडमिशन ली, तब से शुरू हुआ मेरा एनएसएस का सफ़र। वहीं पे मुझे पहली बार पता चला कि एनएसएस भी कुछ होता है, और मैंने अपने आप को एनरोल किया। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में भी इसको कंटिन्यू किया। तो करीबन 5 साल मैं एनएसएस वॉलंटियर रही। 5 साल। कॉलेज में तो एनसीसी भी होती है, तो जब हमने पढ़ाई की थी तो हम देखते थे कि जो भीड़ होती थी वो एनसीसी की तरफ ज़्यादा होती थी, एनएसएस की तरफ कम होती थी। तो ये एनसीसी, एनएसएस, ये दोनों में मुझे एक चीज़ बताएं, आपने एनएसएस को क्यों चूज़ किया? तो मैं साइंस स्टूडेंट थी। ज़ुओलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में मैं अपना यूजी कर रही थी गांधीनगर कॉलेज से, और वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है एक टाइम के बाद। तो मैंने सोचा कि अब कुछ एक्टिविटी एक्स्ट्रा करते हैं। कोई स्पोर्ट आता नहीं था खास, तो स्पोर्ट्स में नहीं गई। फिर पता चला कि एनसीसी कुछ होता है, क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म में लड़कियां दिखती थी आती जाती, तो परेड करती हुई। और जैसे ही उसका एनरोलमेंट शुरू हुआ, मैं वैसे ही चली गई। मैं फॉर्म भी ले आई, पर मुझे किसी ने कह दिया तुम एनसीसी में मत जाओ, तुम थक जाओगी, ये धूप में परेड कराते हैं। तो जो कि सच बात है। जो कि बिल्कुल सच बात है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर क्या करूं, अब कुछ नहीं बचा। तो किसी ने बताया कि एनएसएस भी कुछ होता है, एनएसएस करो तो उसमें सिर्फ पौधे लगाने होते हैं। अच्छा, पौधे लगाने होते हैं। मुझे लगा ठीक है, सिर्फ पौधे लगाने हैं। पर जब मैं एनरोल हुई और एक्टिविटी शुरू हुई, तो आपको पता चला कि एनसीसी से ज़्यादा काम तो एनएसएस में करना पड़ता है। एनएसएस में बहुत ज़्यादा काम होता है, और ऐसा काम होता है जिसकी वजह से किसी की लाइफ चेंज होती है। और जब आपकी वजह से किसी की लाइफ चेंज होती है, तो वो एक बहुत ही अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको। तो फिर मैं एनएसएस में एनरोल हुई, और हाँ, काफ़ी सारा काम। आपको गुस्सा नहीं आया उस टाइम अपने दोस्तों पर कि मैंने तो सोचा था कि मेरे को मतलब छोटा मोटा काम जो है, छोटी मोटी एक्टिविटी में जाने के लिए बोल रहे हैं, ये तो इन्होंने एनसीसी से भी बड़ा बवाल जो है मेरे सर पे डाल दिया है? तो एनएसएस का एक मोटो ये भी होता है कि आपको बहुत ग्राउंडेड बनाता है। एनएसएस में मुझे एक दिन इतनी धूप थी, जून आई थिंक मई जून का महीना था, और कह दिया कि इतना बड़ा ग्राउंड है, तुम साफ़ करो। अब मैं प्लास्टिक उठा रही हूँ, और एक टाइम में मैंने सोचा भी मैंने क्यों ज्वाइन किया, कि मैं प्लास्टिक उठाने के लिए ज्वाइन किया क्या, बट अब रियलाइज़ होता है कि वही एनएसएस है जिसने मुझसे प्लास्टिक भी उठवाया है, और उसी एनएसएस ने मुझे राष्ट्रपति भवन तक भी पहुंचाया। सीख क्या मिली उस टाइम पे जब, क्योंकि वो आपका पहला स्टेप था एनएसएस की तरफ? जब आप किसी का गिराया हुआ गंद उठाते हो, तो आप में एक चेंज आता है, और कभी खुद से गंद नहीं कभी नहीं फैलाओगे, सीख मिलती है बहुत, कभी नहीं फैलाओगे। हाँ, आप चेंज हो जाते हो। अच्छा, कॉलेज में आपने बढ़िया तरीके से एनएसएस किया। आपने सोचा था कि आगे जाकर आपको इसी फील्ड में मतलब एज एन एनएसएस वॉलंटियर ही आपको कुछ आगे करना है, या आपने सोचा कि सिर्फ अब ये कॉलेज तक ही सीमित रहेगा? तो हर किसी का पैशन और प्रोफेशन अलग रहता है, वैसे ही मेरा प्रोफेशन अलग था। मैंने जैसे बताया ज़ुओलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में मैंने यूजी किया। उसके बाद मेडिकल स्टूडेंट रही। फिर मैंने जूट का एग्ज़ाम दिया, वो क्लियर हुआ। मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में एमएससी की सीट मिली, तो मैं वहाँ पे एमएससी करने लगी। पर जैसे वो मेरा प्रोफेशन था, और आपका पैशन हमेशा आपके साथ चलता है, तो सोशल सर्विस मेरा पैशन बन चुका था तब तक।
तो मैंने NSS एज ए पैशन कंटिन्यू करती रही। मुझे बताएं ऐसे आम दिनों में एज अ NSS वॉलेंटियर, क्योंकि कॉलेज में एज एन NSS वॉलेंटियर करना, मतलब ट्रेनिंग करना, काम करना, वो एक डिफरेंट चीज़ है। अगर हम ग्राउंड की बात करें कि कॉलेज की बाहर की लाइफ में आपने NSS वॉलेंटियर के तौर पे क्या रोल जो है वो निभाया? तो काफ़ी एक्टिविटीज़ रहती हैं, जैसे पर मैं बात कर रही हूँ सोसाइटी की तरफ। जी, काफ़ी एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो मैंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काफ़ी फोकस किया था। तो मैं सैनिटरी नैपकिन कैंप्स डिस्ट्रीब्यूशन, लगाए थे? कैंप्स नहीं, पर हाँ मैंने एक ड्राइव चलाई थी कि मैं सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट किए थे स्लम वुमेन में। ठीक। उसके बाद एडल्ट लिटरेसी पे काम किया था, प्लांटेशन ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करी थी, हेल्थ चेकअप कैंप्स में यानी वॉलंटियरी आपने NSS को एज मतलब वो पौधे लगाने तक नहीं सीमित रखा, आपने कहा ये आगे भी बहुत इसको मैंने बढ़ा सकते हैं। बहुत एक्टिविटीज़ की थी। आई थिंक 50 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ मैंने पर्सनल लेवल पे करी होंगी। और सिर्फ पौधा लगाना और कोई छोटा सा काम ऐसा, मतलब पौधा लगाना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है, पर मैंने उस तक सीमित नहीं रखा। एक वाइड स्फीयर में जिसमें सब कवर होता है। मैंने आप से बताया कि उज्ज्वला योजना हो या प्रधानमंत्री जन धन योजना हो, इस पे अवेयरनेस फैलाना, या ग्रीन विलेज, इस सब पे भी काम किया। अच्छा, चलिए अब कॉलेज तक आपका सफ़र ख़त्म हो गया, उसके बाद पढ़ाई लिखाई भी आप कर रहे हैं, जॉब करते हैं? जी। कितना वक्त हो गया? तो मास्टर्स करने के बाद मेरी सिलेक्शन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली में हुआ था। अच्छा। वहाँ से मैंने अपना PG डिप्लोमा एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस में कंप्लीट किया, और वहीं से मेरी प्लेसमेंट एक MNC में हो गई, और अभी मैं 3 महीने से प्लेस्ड हूँ गुड़गांव में। अच्छा, तो ये फिर ये इसकी ट्रेनिंग, NSS की ट्रेनिंग और ये एग्ज़ाम्स, पढ़ाई, ऑब्वियसली दोनों चीज़ें जो है वो डिफरेंट है, फील्ड अलग अलग हैं, तो कैसे, मतलब उस चीज़ को कैसे मैनेज करते थे? कभी ऐसा होता था कि अच्छा एक ही टाइम पे आपको ट्रेनिंग पर जाना है और उसी दिन आपको पता चल गया कि एग्ज़ाम्स का कुछ है, तो अब मैं क्या करूं, मतलब आप फंस गए हैं कि पढ़ाई भी है और अपनी ट्रेनिंग भी करनी है? ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि कोई इंपॉर्टेंट क्लास होती थी और उस दिन NSS की एक्टिविटी भी होती थी, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं क्लास ख़त्म करूं और एकदम फिर फटाफट एक्टिविटी कर लूं। अच्छा, सच सच बताएं, ज़्यादा ध्यान पढ़ाई की तरफ होता था कि NSS की तरफ होता आई था? थिंक दोनों की तरफ बराबर ध्यान था, क्योंकि ये तो दोनों नहीं होता था क्लास में बैठ के आप सोचते थे यार कब क्लास ख़त्म होगी, कब लेक्चर, मतलब दिमाग में वही आपको ट्रेनिंग ही उस टाइम पे आ रही होती थी? सच बताऊं तो हम सब स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं, कितना भी 2-3 महीने का कोर्स हो, पर हम पढ़ते एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ही हैं। बिल्कुल। तो वैसा ही था, मान लीजिए, मतलब क्लास में अटेंड करती थी, क्लास नहीं ध्यान छोड़ती सारा थी। आपका बाहर होता था? ध्यान भी क्लास में होता था, क्योंकि ज़ूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ना पसंद था, ज़ूलॉजी बॉटनी खासकर पढ़ना पसंद था, तो हाँ, नहीं ध्यान उधर ही होता था, लेकिन छूटते ही फिर मैं फटाफट फील्ड पे चले भाग जाती थी। अच्छा, प्रैक्टिस करते टाइम कोई हार्डशिप, कोई प्रॉब्लम्स, क्या कुछ एक्सपीरियंस बताएं? मुझे याद है कि मैं रिपब्लिक डे की बात बताऊंगी आपको। तो मैं NSS के थ्रू रिपब्लिक डे परेड कैंप में गई थी। आपको NCC में होते तो आपको आदत होती है परेड करने की, NSS में आपको आदत नहीं होती है। बिल्कुल। तो सडनली जब मेरी परेड प्रैक्टिस शुरू हुई, मुझे याद है कि मेरे पैर सुन्न हो गए थे। मैं प्रैक्टिस करती थी, सुबह 4 बजे हम विजय चौक पहुंचते थे, सुबह 9 बजे तक प्रैक्टिस करते थे। एवरी डे वी यूज्ड टू प्रैक्टिस फॉर 8 कभी आवर्स। ख्याल नहीं आया ऐसा कि मतलब सोचा हो आपने कि बस अब शायद मैं नहीं कर पाऊँ, उस पॉइंट पर आप पहुँच गए हों कभी परेड करते टाइम या कभी काम करते टाइम कि आपने कहा नहीं बस? हर दिन सोचती थी, हर हर दिन दिन यही ख्याल सोचती आता थी था? कि अब क्यों कर रही हूँ मैं ये, क्योंकि मैं वापस आती थी और मैं क्रेप बैंडेज से अपना पैर बांध लेती थी, क्योंकि मेरे बहुत पैरों की दर्द है। हड्डियाँ टूट चुकी थी। मेरे परेड करते करते मेरी बाजुएं, मेरे दर्द हाथ टूट करते चुकी थे। थी। कितनी मेरे फ्रेंड्स को तो प्लास्टर लग चुका था। अच्छा। लेकिन फिर सोचती थी आज एक और दिन, एक और दिन, एक एक और और दिन करते करते फिर जब 26 जनवरी आई और मैंने परेड की, तो उस दिन जब वहाँ पे लोग जय हिंद, वंदे मातरम और झंडे लगे होते हैं, तो उस दिन तो वो पेन फील ही नहीं हुई। मैं बस चल पड़ी और परेड कंप्लीट कर आप बात कर रही है मुझे अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं कि वो मोमेंट रिपब्लिक डे का जो होता है वो चाहे NCC कैडेट हो चाहे NSS का हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब बात करते हैं आपके इस सफ़र की। बहुत बड़ी कामयाबी जो है इस उम्र में मिलना एक बहुत बड़ी बात है। मुझे बताएं, जब आपको मालूम चला कि आपको राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट जो है उनके द्वारा सम्मानित किया जाएगा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको मालूम कैसे चला था? तो 6 बज रहे थे, मैं ऑफिस से वापस घर आ रही थी, मैं मेट्रो में थी। जैसे मेट्रो में अमूमन सिग्नल का इशू रहता है, और मुझे शो हो रहा है कि कंटिन्यू कॉल्स आ रही हैं, पर मैं उठा नहीं पा रही थी क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा था। बट अननोन नंबर से कॉल्स आए जा रही थी और मैसेजेस आए जा रहे थे।
तो जैसे ही मेरा गेट खुला मेट्रो का, मैं उतरी और मैंने कॉल रिसीव की। वो मिनिस्ट्री से कॉल थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप कहाँ हैं, आपका कॉल क्यों नहीं लग रहा, आपने मेल चेक करी या नहीं करी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको प्रेसिडेंट्स अवार्ड के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। और पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। मैं आपको लगा कोई मजाक कर रहा है? नहीं, ये नहीं लगा। ये नहीं लगा? ट्रू कॉलर पे आ रहा था मिनिस्ट्री। अच्छा अच्छा। फिर वो यकीन था। यकीन था। तो मैं बैठ गई और मैंने 4 से 5 बार वो ईमेल खुद से पढ़ा, क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। तो 5वीं बार जब वो ईमेल पढ़ा तो फिर मैं थोड़ी देर बैठी रही, 2 मिनट उस फीलिंग को सिंक इन होने दिया। फिर अपने पेरेंट्स को कॉल किया ऑब्वियसली। और सबसे पहले मम्मी को किया कि पापा को? मैंने सबसे पहले मम्मी को कॉल किया था, उनका फ़ोन बिजी आ रहा था। अच्छा। फिर मैंने पापा को कॉल किया। मैं खुशी संभाली नहीं जा रही थी, किसी ना किसी के साथ शेयर करनी थी उस टाइम करनी थी, तो मैंने पापा को कॉल किया और उन्होंने बोला कि बताओ क्या गुड न्यूज़ है। अच्छा, पापा ने पहले ही कह दिया? हाँ, उन्होंने पहले ही कह दिया। यानी पापा को पता था? नहीं, मैं खुद से कॉल नहीं करती ना कभी, तो अब किया तो कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या गुड न्यूज़ है, तो मैंने बताया ऐसा है, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। फिर मॉम से भी बात हुई, उनको भी काफ़ी एक्साइटमेंट हुई, सब खुश थे। हमारे साथ सृष्टि के पापा भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ सृष्टि के फादर साहब, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो आपने वर्डिंग बोली, क्या गुड न्यूज़ है, आपको मालूम था? बिकॉज इस पे एक्चुअली काफ़ी सिलसिला चलता था। और सबसे बड़ी बात है, जनरली ये फ़ोन नहीं करती है, और जब भी ये फ़ोन करती है कोई खबर होती है या डिमांड होती है। तो डिमांड इसकी मैंने कुछ थी, सवेरे पूरी करती थी, तो शाम को नेचुरली ऑब्वियस था कि गुड न्यूज़ ही कोई होगी। और जबकि इस पर काफ़ी देर से सिलसिला चल रहा था, इट वाज एक्सपेक्टेड समथिंग कि इन ही दिनों में, बिकॉज NSS डे था 24 तारीख को, तो कुछ इंट्यूशन था, मेरे को आ रहा था कि भाई it must be related to that thing only. That's why I told her immediately, हाँ बताओ क्या गुड न्यूज़ है। Unfortunately she said पापा ये हो गया, so I was so much excited. अच्छा, जिस समय आप राष्ट्रपति भवन पहुंचे उस टाइम की, क्योंकि एक बेटी का जो एक फादर के साथ होता है ना एक रिलेशन, वो बहुत बहुत स्पेशल होता है। बिकॉज मेरा भी मेरे पापा के साथ बहुत एक स्पेशल, मतलब एक बॉन्ड है, बहुत एक कहते हैं ना बड़ा खूबसूरत सा एक बाप और बेटी का एक रिश्ता होता है। उस टाइम माँ तो अपने इमोशन जाहिर कर देती है, लेकिन बाप अपने इमोशन जाहिर नहीं कर पाता है, वो चाह कर भी नहीं जाहिर कर पाता है। तो जिस समय आप राष्ट्रपति भवन पहुँचे उस दौरान जानना चाहूँगी, उस टाइम दिल में क्या चल रहा था, उस टाइम पर दिमाग में क्या चल रहा था? राष्ट्रपति भवन की सबसे ये कुछ 1-2 हफ्ता पहले, 2-3 हफ्ते पहले मैं बेटी के साथ उस पाथ पे गया था, लेकिन वहाँ हमें बाहर विजय चौक में आगे नहीं चलने दिया सिक्योरिटी गार्ड्स ने कि इट्स ए प्रोहिबिटेड एरिया। और इस बार क्या एक इंसिडेंट था कि जब हमें इनविटेशन आया राष्ट्रपति भवन से, मिनिस्ट्री के थ्रू आया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के थ्रू आया, एक पास आया, तो वी आर प्रोवाइडेड, हमें गाड़ी का एक स्पेशल पास दिया गया था। तो हमारी गाड़ी बिना रोक टोक के काफ़ी चेक पॉइंट से, 7-8 चेक पॉइंट से, लेकिन गाड़ी का पास के इतनी वैल्यू थी कि वी आर अलाउड विदाउट एनी ब्रेक। सो आई वाज कंपेयरिंग द लास्ट इंस्टेंस एंड टुडेज उस इंस्टेंस। टाइम प्राउड हुआ अपनी बेटी पर? डेफिनेटली आई वाज सो मच प्राउड दैट मुझे अपने आप कुछ आई वाज फ्लाइंग इन द एयर कि भाई बट मतलब राष्ट्रपति भवन जा रहा हूँ और विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी चेक, विदाउट एनी थिंग। तो आई वाज फीलिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम जनरल कोर्स ऑफ लाइफ। अच्छा, जिस समय सृष्टि का नाम अनाउंस हुआ उस दौरान माँ तो चलो, मैं जैसे पहले भी कह रही हूँ कि माएँ जो होती हैं वो जाहिर कर देती हैं, आँखों से आंसू निकल आते हैं, चेहरे पे एक रौनक होती है। पर बाप जो होता है वो दिल से खुश होता है, लेकिन चेहरे पे जो है एक स्माइल ही होती है, उससे ज़्यादा इमोशन जाहिर नहीं होते। उस समय बताएं। यू आर राइट। इंटरनली आई विश, मैं दिल कर रहा था कि मैं उसको प्यार करूँ, हक करूँ, बट देयर वर लिमिटेशंस। ना हम खड़े हो सकते थे चेयर पे, बिकॉज वी आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू शाउट, नॉट टू हूट, नॉट टू एंस। अदरवाइज जस्ट लाइक जब कभी काफ़ी प्रोग्राम्स हुए हैं वहाँ हुटिंग होती रहती है, शॉटिंग होती रहती है, क्लैपिंग होती रहती है, बट देयर वाज एक प्रोटोकॉल था, एक डिसिप्लिन था राष्ट्रपति भवन के अंदर, दरबार हाल के अंदर। सो शी मूव्ड, सो आई हैड टू सप्रेस माई इमोशंस एंड इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स आई वर ब्लेसिंग हर। अच्छा, जब राष्ट्रपति भवन से बाहर आ गए फिर तो उस टाइम तो इमोशंस निकाले होंगे? हाँ, उसके बाद राष्ट्रपति से भवन से बाहर आए, देन वी हैड एनफ नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स, और मतलब काफ़ी कुछ एक्सप्रेस किया। वी हैड हग्स, वी हैड लॉट ऑफ लव, मतलब बहुत सा प्यार दिया हमने उसको। तो दैट वाज रियली इमोशनल। मैं अभी महसूस कर पा रही हूँ कि आप इस टाइम पे क्या फील कर रहे हो, क्योंकि आप उस टाइम पे, मुझे लग रहा है वो मोमेंट जो अभी भी आपकी आंखों के सामने आ रहा है इस टाइम पे राष्ट्रपति भवन का। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया फील हो रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ उस टाइम बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो मतलब वी कुड नॉट स्पेंड मच टाइम इन द राष्ट्रपति भवन। हमें निकलना पड़ा जल्दी, क्योंकि बारिश उस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही थी। बुरा लगा? बारिश का बुरा लगा, बारिश का बट
ऑन द अदर साइड इज़ अ गुड ओमेन. ऐसे फंक्शंस पे जब बारिश हो जाए तो वी कॉल इट ए गुड ओमेन ऑल्सो, बिकॉज जिस टाइम हम एंटर हो रहे थे उस टाइम ड्रिजलिंग हो रही थी. और ये माना जाता है जैसे भी कि जब भी किसी आप अच्छे काम पे जा रही हो अगर ड्रिजलिंग हो जाए तो समझो कि भगवान इंद्र का आशीर्वाद आपके साथ है. सो दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस. अब मदर से भी बात करते हैं इनकी. मुझे बताएं, जब सृष्टि को अवार्ड मिला, आप उस समय वहाँ पर मौजूद थी, कैसा लगा उस टाइम आपको? बहुत हाईली इमोशनल फील कर रही थी, लेकिन जाहिर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था खड़े होना या अपनी जगह से हिलना, लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था. कभी आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये दिन जो है कभी आप राष्ट्रपति भवन जाकर देखेंगे कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो है आपकी बेटी को सम्मानित किया जाएगा? नहीं, कभी सोचा नहीं था, ये तक नहीं सोचा था कि मिनिस्टर जो थे वहाँ यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर थे उनसे इंट्रोडक्शन होगा. उन्होंने बोला आप मैडम कोल की मदर हैं, वो हाथ जोड़ के अच्छा, सृष्टि को सामने आए मैडम हैं. करके बुला रहे थे, हैं. उस टाइम पे प्राउड फील हुआ? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ. और क्या बताऊँ. जाहिर सी बात है इस टाइम पे आपको वो सब याद आ रहा होगा कि बिल्कुल, आप बिल्कुल. जिस समय अंदर बैठे थे. अच्छा, मुझे बताया रिश्तेदारों के फ़ोन तो आए होंगे अब आपको? सब भी खुश हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे. फ़ोन बंद ही नहीं हो रहे थे. एक्चुअली हमारे फ़ोन वहाँ पे बाहर सबमिट करने पड़े. और बाद में फिर जब फ़ोनों का सिलसिला शुरू हुआ तो एक तरफ से इसके पापा और मैं दोनों अपना अपना फ़ोन लेके रात हो गई, पता ही नहीं चला. बात बात कहे जा रहे अवार्ड थे. सृष्टि को मिला है लेकिन कॉन्वर्सेशन आपकी चल रही हाँ, है. कॉन्वर्सेशन हमारे चल रहे. इनफैक्ट एक्चुअली सभी इतने खुश थे, इतने एक्साइटेड थे ये सब देख के. एक्चुअली सबने लाइव देखा था और मैं बाहर जाके ये सोच रही हूँ कि मैं उनको फ़ोटो कैसे भेजूँ. अच्छा. हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि डीडी ये लाइव कर रहे हैं और मैं अंदर ही अंदर ये सोचे जा रही थी तो उनको फ़ोटो नहीं गई? उनको फ़ोटो नहीं गई. और मैं ये मोमेंट एक्चुअली सबके साथ शेयर करना चाहती थी. और अब आपको मैं क्या मालूम था, वो सब टीवी पे वैसे ही हाँ, देख हाँ. रहे थे? तो ये बड़ी सरप्राइज़ की बात है मेरे लिए कि मैं किसी को फ़ोन ही अभी वहीं से आ रहे हैं, मुझे वीडियो आ रहे हैं, मुझे वहीं से ये फ़ोटोग्राफ्स आ रहे हैं. तो मैं हैरान हो गई एक्चुअली. अच्छा, जिस टाइम आपको पता चला कि इसको अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट द्वारा, उस टाइम पे आप घर पे ही थे? एक्चुअली मैं फ़ोन पे बिज़ी थी. लेकिन जब आपको पता चला फिर उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन था? मैं पहले तो सरप्राइज़ हो गई, उसके बाद टोटल ब्लैकआउट? लेकिन मुझे पता था इसकी मेहनत इतनी थी, कुछ ना कुछ तो इसको ज़रूर मिलना है. क्योंकि मुझे पता था 5 साल इसने कितना काम किया है, कितनी मेहनत की है, वो सब मेरी आंखों के सामने. कहा चलो आखिर इसका रिवार्ड इसको मिल गया. आखिर में जाते जाते मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, जितने भी लोग इस समय आपको देख रहे हैं उनसे स्पेशली आप क्या जो मैसेज है वो देना चाहेंगे? सृष्टि, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, जितने लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर में जितना भी युवा है बहुत टैलेंटेड है, बस अपनी एनर्जी को, अपने टैलेंट को चैनलाइज करें और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें. हाँ जी. मैं सब लोगों को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम भगवानों की पूजा करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं. बेटियां भी देवी होती हैं, बेटियों की भी पूजा करें. अभी तो नवरात्रे भी चल रहे हैं. हाँ, नवरात्रे चल रहे हैं और बेटियों को पूरा सपोर्ट करें हर लेवल तक. बेटियों को किसी से कम ना समझें और जितना हो सके बेटियों को मैं तो ये भी बोलूँगा कि उनको एनएसएस में ज़रूर उनको अपना गेट देम एडमिटेड इन द एनएसएस एक्टिविटीज़. उनसे उनका विजन भी खुल जाएगा, एक सोसाइटी में इज़्ज़त भी बन जाएगी और दे विल बी मोर कॉन्फिडेंट. और नेचुरली एक मौका मिल जाता है ऐसे ओकेजन्स पे. कितना प्राउड फील कर रहे हैं इस टाइम आप? क्योंकि आज लोग आज ये नहीं जाना जा रहा है कि सृष्टि के ये आपके बच्चे, आपकी बच्ची है सृष्टि. आज ये लोग कह रहे हैं कि ये सृष्टि के पापा हैं और ये सृष्टि की मम्मी है. प्राउड होना जाहिर है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट बनी थी द्रौपदी मुर्मू, कभी हम भी सोचते हैं कि मतलब इतनी जेड सिक्योरिटी होती है, हम इनके सामने कब जाएं. और सबसे बड़ी बात है जो हमारे जो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, इज़ ए वेरी डायनेमिक पर्सन ऑल्सो. तो मैंने भी बड़ी बार दिल करता था कि कभी उनके साथ इंट्रोडक्शन हो जाए. और सबसे बड़ा जो एक अजीब सा एक अच्छा सा जो रिस्पॉन्स था कि मैं इस बार उसको किसी ने उन्होंने पूछा कि सृष्टि के पापा कहाँ हैं, तो हमें सृष्टि के पेरेंट्स कहाँ हैं. आइए देन ही मेट वी दी कॉल साहब कॉन्ग्रेट्स यू एंड देन आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम. खाली अनुराग ठाकुर जी नहीं, जो उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं, तो हम दोनों मिनिस्टर से मिले एंड दे गेव अस फुल रिस्पेक्ट.
अदर देन जो वहाँ सेक्रेटरी से, वो डिपार्टमेंट के हायर ऑफिसर्स थे, सेक्रेटरीज थे, जितने भी थे, डायरेक्टर्स थे, दे ऑल, एंड सृष्टि वॉज सृष्टि एक आइकन थी, और सृष्टि एक पॉइंट ऑफ जो ज़्यादा काफ़ी देर ज़्यादा मतलब आई मीन टू से कि सृष्टि सबके दिल में थी, सबके दिमाग में थी। सृष्टि सबके दिल में थी, सृष्टि सबके दिमाग में थी। जम्मू से लड़की जिसको प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया, जम्मू कश्मीर की इकलौती लड़की जिसने एनएसएस में एज एन एनएसएस वॉलंटियर इतना बढ़िया काम किया कि फाइनली वो मुकाम इस बच्ची ने हासिल किया, जो मुकाम इस समय जम्मू कश्मीर का हर एक बच्चा कहीं ना कहीं सोच रहा है कि हमें भी वो मुकाम हासिल होना चाहिए। जो जिस तरीके से सृष्टि के पापा ने कहा कि बेटियों को किसी से कम ना समझे, बेटियां बहुत आगे तक जा सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं, लड़कों से ज़्यादा कर सकती हैं, और एक गर्व से जो आपकी छाती है वो और चौड़ी करवा सकती हैं आपकी बेटियां। और इस समय तो नवरात्रे भी चल रहे हैं। जिस तरीके से इस जम्मू की लड़की ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है पूरे हिंदुस्तान में, उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर का हर एक बच्चा इसी तरीके से अपने माँ बाप का, अपने हिंदुस्तान का और अपने जम्मू कश्मीर का नाम जो है यूं ही हर जगह जो है वो रोशन करता हुआ नज़र आए।